फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं टेस्ट सीरीज 17 आप लोगों के बीच लेकर आया हूं प्लेटफॉर्म का। जी हाँ, तो इससे पहले मैंने 1 से लेकर के 16 तक सेट लगा चुका हूं मैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं देखा है, जाकर के प्रैक्टिस करें। और इसके साथ साथ खान सर का 20 प्रैक्टिस सेट और PYQ 7 मैं लगा चुका हूं। तो जाकर के वहां पर आप लोग प्रैक्टिस करें, काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा आप लोगों के लिए। और साथ साथ ज्ञान बिंदु का भी मैं 5 सेट लगा चुका हूं बिहार सीसी के लिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। और हाँ, जिन दोस्तों को PDF चाहिए, ठीक है, PDF चाहिए, चैनल हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाए, वहाँ से जाकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं टेस्ट सीरीज 17 लगाने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं प्रश्न की ओर। और हाँ दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, प्लेटफॉर्म सेट नंबर 17 का। दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? देखिएगा, दिफू दर्रा के बारे में पूछा जा रहा है। ये आपको दिफू पास जो है आपको कहाँ स्थित है, एक अभी आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अरुणाचल, हिमालय यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, दिफू दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों इसका एक ट्रिक है, ये आप लोग जान लेंगे कि कौन सा दर्रा कहाँ है। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश का एक ट्रिक है कि बोया दिल में निकला अरुणाचल प्रदेश में, बोया दिल में निकला अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, यानी कि देखिए, बो से हो जाएगा आपको बोमडीला दर्रा, या से हो जाएगा आपको यांग्याप दर्रा। ठीक है, यह है ये। और दी से हो जाएगा आपको दिफू दर्रा दिल में। ठीक है, 3 दर्रा आपको जो है अरुणाचल प्रदेश में याद रखिएगा। निकला कहाँ? अरुणाचल प्रदेश से। इस तरह से आपको ट्रिक है, लिख लीजिएगा आप लोग अपने कॉपी पर। ठीक है, तो पहला प्रश्न का उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा आपको दोस्तों अरुणाचल, हिमालय यानी कि दिफू दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 2 नंबर की, भारत में सबसे लंबी बांध कौन सी है? देखिए, भारत में सबसे लंबी बांध कौन सी है? तो 2 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हीराकुंड बांध। ठीक है, ये कहाँ स्थित है आपको दोस्तों? उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में आपको कौन सी नदी पर? महानदी। ठीक है, महानदी पर स्थित है, जो कि विश्व की सबसे लंबी आपको बांध है। ठीक है ना, सबसे लंबी बांध विश्व में आपको ये कहलाती है, हीराकुंड बांध। ठीक है, उड़ीसा में स्थित है, ध्यान रखेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका जाकर के 3 नंबर के, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? देखिएगा, भारत की संसद में पूछा जा रहा है कि लोकपाल विधेयक जो है कि सबसे पहले कब पेश किया गया था। तो 3 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1968। कब हो जाएगा? 1968 में सबसे पहले लोकपाल विधेयक पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना हुई? ये देखिए, बिहार पंचायत के राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या स्थापना की गई? तो 4 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा आपको, ग्राम कचहरी। क्या हो जाएगा? ग्राम कचहरी। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? 5 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा आपको। देखिए, संविधान 74वां संशोधन अधिनियम आपको हो जाएगा, ये आपको नगर पालिका से संबंधित है। यहाँ पर आपका कौन सा क्या पूछ रहा है? पंचायतों से संबंधित नहीं है, तो ये आपका बी हो जाएगा, गलत है। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये आपको 74वां संविधान संशोधन जो है, ये आपको नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, बाकी अदरवाइज आपको पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 6 नंबर की, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? देखिएगा, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका आपको 6 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, संतोष यादव। क्या हो जाएगा? संतोष यादव जो है कि, तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला है। ठीक है, तो ये कब कब चढ़ी थी? 1900, दोस्तों याद रखिएगा, 1991 और 1992 में। ठीक है, 2 बार ये चढ़ी थी, 1991 और 1992 में चढ़ी थी। और वहीं दोस्तों एक और क्वेश्चन आता है कि 2 बार एक सप्ताह में 2 बार चढ़ने वाली, ठीक है ना, तो एक उनका एक सप्ताह में, ठीक है, 2 बार चढ़ने वाली थी, तो कौन थी? छुरिम शेरपा। उनका नाम है क्या? छुरिम शेरपा। ठीक है, इनका भी नाम आप लोग साथ साथ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 7 नंबर की, गांधीवादी विचारधारा का मूलाधार क्या है? देखिएगा, गांधीवादी विचारधारा जो है उनका मूलाधार क्या है, यानी कि मूलाधार पूछ रहा है। तो 7 का सी हो जाएगा दोस्तों, धर्म और नैतिकता। क्या हो जाएगा? धर्म और नैतिकता हो जाएगा, गांधीवादी विचारधारा का मूलाधार है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? देखिएगा, अमीर खुसरो किसके दरबार में आपको प्रसिद्ध कवि थे? तो 8 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। वैसे तो ये बहुत सारे लोग के दरबार में रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको लॉन्ग टाइम तक आपको अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे थे, इसलिए आपको उन्हीं के दरबार के प्रसिद्ध कवि है ये अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 9 नंबर की, धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है?
देखिएगा, धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है। तो 9 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा आपका मार्क्स। किसने? कार्ल मार्क्स ने कहा था, कि धर्म के बारे में कहा था कार्ल मार्क्स ने, यह जनता के लिए अफीम है। अगला प्रश्न है 10 नंबर की, पतंजलि इसके संकलन के लिए विख्यात है। देखिए, पतंजलि इसके संकलन के लिए आपको विख्यात है, यानी कि किसके संकलन के लिए? तो 10 का आपको ए आ जाएगा आपको योग सूत्र के लिए, यानी कि योग सूत्र के लिए पतंजलि जो है ना आपको उसके संकलन के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 11 नंबर दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न है कि रजत क्रांति संबंधित है। ठीक है, रजत क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से, अनाज उत्पादन, या दुग्ध उत्पादन, या अंडा उत्पादन? तो देखिए, रजत क्रांति जो है ना कि अंडा उत्पादन से संबंधित है। किससे है? अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। 11 का आपको 11 का 11 का डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। 12 नंबर क्वेश्चन है, पोवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? पोवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? तो इसका आपको डी आंसर हो जाएगा, असम में स्थित है। 13 नंबर प्रश्न है कि भारत का मानक समय रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? देखिएगा, भारत का मानक समय रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? कह रहा है जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, या मिर्जापुर। तो 13 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा मिर्जापुर। ठीक है, इलाहाबाद के मिर्जापुर में, इलाहाबाद में पड़ता है ये, यूपी में। इलाहाबाद के मिर्जापुर खास जगह, आपको नैनी एक जगह है, वहाँ से गुजरती है होकर के। ठीक है, तो भारत का मानक समय साथ साथ इसको भी याद रखेंगे, इस पॉइंट को भी दोस्तों, कि भारत का मानक समय कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 5 राज्य से होकर गुजरती है। कौन कौन? उत्तर, आंध्रा, माही, छतरी, लेकर उड़ा। ये जो मैंने बोला ये ट्रिक है, इसको लिख लीजिए। उत्तर से हो गया उत्तर प्रदेश, आंध्रा से हो गया आंध्र प्रदेश, माही से हो गया मध्य प्रदेश, छतरी से हो गया आपको से छत्तीसगढ़, और लेकर उड़ा से हो जाएगा आपको उड़ीसा। ठीक है, ये 5 राज्य से होकर के गुजरती है, ध्यान रखेंगे। और भारत का मानक समय जो आपको कितना है टोटल दोस्तों? तो 5.5 घंटा आगे। कितना? 5.5 घंटा आगे है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 14 नंबर की, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? देखिएगा, हम्पी का जो खुला संग्रहालय है ना, किस राज्य में स्थित है? तो 14 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कर्नाटक। ए हो जाएगा, कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो 15 का डी हो जाएगा, मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 16 नंबर, भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो 16 का सी हो जाएगा, बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में। बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में जूट सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? देखिएगा, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा सी, कॉफ़ी की। किसकी की जाती है? 17 का सी हो जाएगा, कॉफ़ी की खेती की जाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिएगा, सुमेलित नहीं के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर, यानी कि 3 सही होगा, 1 गलत होगा इसमें से। तो देखिए, शास्त्रीय भाषा है यहाँ पर दिया है, और यहाँ पर मान्यता प्राप्ति वर्ष दिया गया है कि कौन से शास्त्रीय भाषा को कब मान्यता प्राप्त हुआ। तो देखिएगा 18 का, देखिए संस्कृत 2004, ये आपका गलत हो जाएगा पहला ही, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, कन्नड़ 2008 में मान्यता मिला, मलयालम को 2013 में, ओडिया को 2014 में। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा 19 नंबर की, यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? देखिएगा, यूएन सुरक्षा परिषद में कितने आपको अस्थायी सदस्य देश हैं? तो 19 का आपको सही उत्तर हो जाएगा, ए हो जाएगा, टोटल 5 अस्थायी देश है यूएन में। ठीक है, यूएनओ में। तो कौन कौन से हैं आपको? तो इसका एक ट्रिक है दोस्तों, इसका भी लिख लीजिएगा, अरुचि बिफ्रा। ठीक है, अरुचि बिफ्रा। ठीक है, बिफ्रा, ये आपको ट्रिक है। आ से हो जाएगा आपको अमेरिका दोस्तों, रू से हो जाएगा रूस, ची से हो जाएगा चीन, बी से हो जाएगा ब्रिटेन, और फ्रा से हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, तो अरुचि बिफ्रा, ये 5 आपको अस्थायी देश हैं, और यह 5 अस्थायी देश के ये ट्रिक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इसको लिख लेंगे आप लोग अपने कॉपी में, ध्यान रखेंगे याद करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 20 नंबर की, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 20 का आपको ए हो जाएगा दोस्तों, मनीला। कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। ठीक है, मनीला, फिलीपींस है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपको 21 नंबर की, भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत की खोज के लेखक कौन है? देखिए, भारत की खोज की जो पुस्तक जो लिखा गया था ना, ये आपको अहमदनगर किला जेल में से कारावास से लिखा गया था। ये भारत की खोज के लेखक कौन है? तो 21 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू की ये पुस्तक लिखी हुई है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 22 नंबर की, राशियों की संख्या क्या है? देखिएगा, राशियों की संख्या क्या होती है? राशि कितना होता है? तो 12 होता है, आप सब लोग जानते ही होंगे। तो बी इज द राइट आंसर। तो 22 का आपको बी हो जाएगा 12। राशियों की संख्या कितनी है? तो राशियों की संख्या होती है दोस्तों 12, और नक्षत्र का पूछ देगा तो नक्षत्रों की संख्या 29 होती है। नक्षत्र की संख्या 29 है, सॉरी 27 होती है। नक्षत्रों की संख्या कितनी होती है? नक्षत्र
नक्षत्र की संख्या 27 होती है। राशि की संख्या कितनी होती है? 12। और नक्षत्र की संख्या कितनी होती है? 27 होती है, ध्यान रखेंगे। 23 नंबर प्रश्न है कि कौन सा रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? देखिएगा, कौन सा रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 गठन में शामिल रहा? तो 23 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, ए ओ ह्यूम। ठीक है, पहले ये ए ओ ह्यूम जो है आपको ये पहले आपको ये रिटायर्ड आपको आईसीएस अधिकारी थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहे। ठीक है, ए ओ ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 24 नंबर। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? देखिएगा, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो 24 का ए हो जाएगा भीष्म साहनी। तमस के कौन है उपन्यास के लेखक? भीष्म साहनी। अगला प्रश्न है आपको 25 नंबर की भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिएगा, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जा रहा है। तो भारत को आज़ादी कब मिला? 1947 में मिला। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को मिला। तो उस समय आपको इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे पूछा जा रहा है। तो 25 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, क्लीमेंट एटली। ठीक है, क्लीमेंट एटली हो जाएगा आपको। 26 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई? देखिएगा, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच जो है कि पूना संधि जो हुई थी, ये कब हुई थी? तो 26 का बी हो जाएगा 1932 में, जिसको आपको पूना पैक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, 1932 में हुआ था। अगला प्रश्न है सिंह का संरक्षण होता है। देखिए, सिंह का संरक्षण होता है तो 27 का आपको डी हो जाएगा दोस्तों, गिर नेशनल पार्क। ये गिर नेशनल पार्क कहाँ है? आपको गुजरात में है, ध्यान रखेंगे, गुजरात में स्थित है ये गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। तो सिंह का संरक्षण होता है गिर नेशनल पार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए, मानस कहाँ है? असम में है। आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी आपको असम में है। ये एक सींग वाला गेंडा के लिए फेमस है। आपको एक सींग वाला गेंडा, ठीक है, एक सींग वाला गेंडा है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, काफी आपको फेमस चर्चित प्रश्न होता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो आपको है एक सींग वाला गेंडा के लिए फेमस है, ध्यान रखेंगे। कार्बन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये आपको उत्तराखंड में है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 28 नंबर की प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? देखिए, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए थे? तो 28 का बी हो जाएगा ट्रावनकोर। क्या हो जाएगा? ट्रावनकोर रियासत से जुड़े थे। अगला प्रश्न है बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? देखिएगा, बिहार में कौन सी नदी बहती है जिसका उद्गम हो जाता है, जहां से उद्गम निकलने को कहते हैं, जहां से आपको निकलता है कोई भी नदी, तो अमरकंटक में है। तो 29 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा अपना सोन आपको जो पटना। साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि पटना कौन सी नदी के किनारे बसी है? तो सोन और गंगा के संगम पर, याद रखेंगे, सोन प्लस गंगा के संगम पर स्थित है अपना पटना शहर, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो कौन सा है? ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन नदी। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 30 नंबर की पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? देखिएगा, पूर्ण स्वराज का जो संकल्प है ना, आपको कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? काफी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा ये आपको 30 नंबर देखिए क्वेश्चन हो जाएगा आपको बी 31 दिसंबर 1929 लाहौर। ठीक है, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, तो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को इस दिन क्या हुआ था? ये देखिए, पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। और जाकर के देखिए, ये 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर, क्या है? रावी नदी के तट पर ये भारतीय तिरंगा को फहराया था। ठीक है ना, कब? 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। और इसके बाद आपको जाकर के 26 जनवरी 1930 को, देखिए 26 जनवरी 1930 को है ना, आपको पूरे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। क्या गया था? पूरे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। कब? 26 जनवरी 1930 को। इसी के उपलक्ष्य में देखिए, हमारा संविधान जो है कि बन करके आपको 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन करके तैयार हो गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को क्यों एक्सेप्ट किया गया? मतलब उस समय क्यों लागू किया गया? इसीलिए क्योंकि आपको पूरे देश में स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। इसी के लिए आपको 2 महीना और वेट करके आपको 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को रिपब्लिक डे, यानी कि हमारा देश गणतंत्र हुआ और रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे ये सब। ठीक है, ये सब जो हमने पॉइंट बताया, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 31 नंबर की मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य खालिस्तान से भारत आया था। देखिएगा, मार्को पोलो जो है कि 1292 से 1294 के मध्य से खालिस्तान से भारत आया था। तो 31 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा वेनिस से भारत आया था। कहाँ आया था? वेनिस से भारत आया था। अगला प्रश्न है 32 नंबर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई? तो 32 का ए हो जाएगा आपको पंचायत। क्या हो जाएगा? पंचायत हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 नंबर, सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वास्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था? देखिएगा, सिरपुर में एक किस राजवंश के शासनकाल में रानी वास्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था? तो 33 का आपको सी हो जाएगा, पांडु वंश की थी। क्या? पांडु राजवंश से थी। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 34 नंबर की, प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिएगा, तवांग मठ के बारे में पूछा जा रहा है। ये मठ मठ जो आपको इसको बता दें दोस्तों कि किस धर्म से संबंधित है, ये आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखेंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये तवांग मठ आपको पर फेमस जो है आपको ये कहाँ स्थित है? तो 34 का आपको डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है, तवांग मठ है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 35 नंबर की, प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है? देखिएगा, प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को, किस काम को नहीं करती है? उपज की बिक्री करना, यातायात की सुविधा, समर्थन मूल्य का निर्धारण या संग्रहण करना। तो 35 का सी हो जाएगा, समर्थन मूल्य का निर्धारण हो जाएगा आपको सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 36 नंबर की, मशहूर नाइक का जो जूता आप लोग पहनते हैं, ठीक है, जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं। शब्द नाइक का अर्थ क्या हो जाता है? देखिए, नाइक का आपको अर्थ पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो 36 का देखिए ए हो जाएगा दोस्तों, विजय की यूनानी देवी। नाइक का मतलब क्या होता है? 36 का आपको काफ़ी अच्छी प्रश्न है, इंपॉर्टेंट हो जाएगी ये, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो नाइक का अर्थ क्या होता है? तो 36 का ए हो जाएगा दोस्तों, विजय की यूनानी देवी। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिएगा, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो 37 का देखते हैं, राज्यसभा सभापति सही है, ठीक है। लोकसभा को स्पीकर कहा जाता है, सही है। लोकसभा अध्यक्ष को। विधान परिषद को सभापति, ये भी सही है। विधानसभा स्पीकर, ये आपका गलत है, ठीक है। तो ये आपको डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? देखिए, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो आपको 38 का बी हो जाएगा तो दोस्तों 12 सदस्य। और वही लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जो कि अब बंद हो चुका है, ठीक है। इसको समाप्त कर दिया गया है, अब मनोनीत नहीं किया जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको भी। 39 नंबर प्रश्न है दोस्तों, डोल उत्सव या डोल यात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? देखिएगा, डोल उत्सव या डोल यात्रा त्योहार जो है आपको किस राज्य में मनाया गया है? इसका आपको पश्चिम बंगाल हो जाएगा सही उत्तर, डी पश्चिम बंगाल में मनाया गया है या मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी, देखिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो 40 का बी हो जाएगा, बद्री नारायण को। किसे किया गया है? वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से हिंदी भाषा के लिए सम्मानित किया गया है, किसे? तो बद्री नारायण को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 41 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहे पुस्तक विक्ट्री सिटी किसके द्वारा लिखा गया है? देखिएगा, आपको ये काफ़ी चर्चित पुस्तक रहा है, विक्ट्री सिटी, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा एक, सलमान रुश्दी। किसके द्वारा? सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है विक्ट्री सिटी। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 42 नंबर, भारत के शतरंज खिलाड़ियों की अगस्त 2023 में जारी रैंकिंग में 3 दशक से अधिक समय तक भारत के शीर्ष स्थान पर रहने वाले विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर कौन भारतीय शतरंज खिलाड़ी आगे निकल गया है? देखिएगा, विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ करके वो शतरंज भारतीय खिलाड़ी यहाँ पे वो जो कि आगे निकल गया है। तो 42 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, डी गुकेश। इसका नाम ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये आपके लिए एग्जाम के रिगार्डिंग। तो डी गुकेश जो हैं, ये आपको 2023 के में जारी रैंकिंग के अनुसार 3 दशक से अधिक समय तक भारत के 3 दशक से ज़्यादा तक जो है कि भारत में शीर्ष पर स्थान पर रहते थे। कौन? विश्वनाथन आनंद, जिन्हें पीछे छोड़ करके ये आगे निकल चुके हैं। ये इनका नाम है डी गुकेश। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 43 नंबर, 12-19 सितंबर 2023 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF विश्व कप टूर्नामेंट में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? देखिएगा, गोल्ड मेडल जीता। क्या? किसमें? ISSF विश्व कप टूर्नामेंट में, ठीक है। अगला तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 43 का बी हो जाएगा आपको इन लावेनिल वलारिवान, ठीक है। इन लावेनिल वलारिवान इनका नाम है आपका, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक कौन है? प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक कौन है? 44 का डी हो जाएगा, गुटेनबर्ग। इनका पूरा नाम है जॉन गुटेनबर्ग, ठीक है, जॉन गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के तकनीक के आविष्कारक थे ये। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 45 नंबर, जनवरी 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? देखिएगा, जनवरी 2023 में कहा जा रहा है कि भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ए, तिरुवनंतपुरम। कहाँ किया गया था? तिरुवनंतपुरम में किया गया था पहली बैठक। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 46 नंबर, निम्नलिखित पुस्तकों के विमेलित विकल्प को चुनिए, यानी कि कौन सा आपको विमेलित विकल्प है जो कि आपको मेल खाता हो?
तो 46 का देखिएगा विदर इंडिया रविन्द्रनाथ टैगोर आपका पहला तो सही लग रहा है, सही है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष नहीं हो जाएगा, लाइफ डिवाइन के लेखक के दांते। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, ये भी नहीं होगा। इंडिया एंड कम्युनिज्म भीमराव अम्बेडकर, ये भी नहीं होगा, ये आपको सब गलत है। ये आपका ए इज द राइट आंसर। तो 46 का ए हो जाएगा सही उत्तर कि विदर इंडिया रविन्द्रनाथ टैगोर RNT। ठीक है। अगला प्रश्न है 47 नंबर, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा बिहार SSC के रिगार्डिंग। ये अच्छी प्रश्न है। ये प्रश्न लगभग हर एग्जाम में पूछता है इनसे रिलेटेड। ठीक है। तो बिहार में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके नेता कौन थे? कुंवर सिंह। इनका देहांत कब हुआ था? इनका देहांत हो गया था दोस्तों अप्रैल में हुआ था, 26 अप्रैल 1858 में। कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858 को इनकी देहांत हो गई थी, यानी कि मृत्यु हो गई थी। और साथ साथ एक और पॉइंट याद रखेंगे दोस्तों, बाबू कुंवर सिंह के रिगार्डिंग उनसे रिलेटेड एक और पॉइंट याद रखेंगे कि ये कौन सी जाति से थे। तो वीर कुंवर सिंह जो थे ना, आपको परमार जाति के राजपूत थे। क्या? कौन से? परमार जाति के राजपूत थे। ठीक है ना, परमार जाति के राजपूत थे। ये भी आपको पॉइंट याद रखेंगे ध्यान में बाबू कुंवर सिंह से। और बाबू कुंवर सिंह आपको बिहार में आपको कहाँ? जगदीशपुर, आरा के नज़दीक पड़ता है, आरा के बगल में जगदीशपुर, वहाँ से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 48 नंबर की, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? देखिएगा राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो 48 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, मुरली भरहवा के। कहाँ के थे? मुरली भरहवा के थे ये आपको निवासी राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कहाँ के निवासी थे? मुरली भरहवा के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु लगभग 20 एकड़ जमीन किसने दान में दी थी? देखिएगा सदाकत आश्रम ये आपको बिहार में स्थित है। सदाकत आश्रम के लिए आपको 20 एकड़ जमीन आपको दान में दिया था। किसने दिया था? तो 49 का सी हो जाएगा, खैरू मियाँ। किसने दिया था? 49 का सही उत्तर हो जाएगा सी, खैरू मियाँ ने 20 एकड़ जमीन दिया था आपको दान में सदाकत आश्रम के लिए स्थापना हेतु। 50 नंबर प्रश्न है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही? देखिएगा ये कथन है 1946 में यह बात किसने कही कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। तो 50 का डी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। ये ध्यान रखेंगे, ये कथन उन्हीं ने कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर की, एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? देखिएगा कह रहा है कि एक गतिशील बस है, यानी कि एक बस जो है कि चल रही है, वह एकाएक अगर ब्रेक लगता है ना तो सवारी आगे की ओर झुक जाता है। अब इसलिए झुक जाता है, यह किस नियम का पालन करता है? न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम, या न्यूटन के तृतीय नियम, या संवेग का नियम? तो 51 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा आपको, ये न्यूटन के प्रथम नियम का ही है। ये इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो न्यूटन का प्रथम नियम में आपको पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 52 नंबर, एक साधारण और आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। देखिएगा एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है क्या? तो 52 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 53 नंबर के, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। देखिएगा किस अनुभार के? परमाणु भार के, परमाणु क्रमांक पर, या न्यूट्रिनो पर? तो 53 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। किस पे है? परमाणु क्रमांक पे। आधुनिक आवर्त सारणी जो है आपको मोस्ले का जो 1913 में आया था, तो ये आपको परमाणु क्रमांक पर आधारित है। और वहीं मेंडलीफ का पूछ देगा ना, तो वो आपको मेंडलीफ आपको परमाणु भार पर आधारित था। ध्यान रखेंगे ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 54 नंबर कि एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सूत्र होता है दोस्तों बी हो जाएगा आपको, CnH2n+2 होता है। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन हो जाता है आपको CnH2n, और एल्काइन हो जाएगा आपको CnH2n-2। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 55 नंबर की, संभारिक परमाणुओं में क्या होता है? तो 55 का सी हो जाएगा दोस्तों कि न्यूक्लियानों की संख्या समान होती है। न्यूक्लियानों की संख्या समान होती है संभारिक परमाणुओं में। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 56 नंबर की, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो जल की कठोरता जो है ना किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो 56 का ए हो जाएगा आपको, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण जो है ना कि जल की कठोरता उपस्थिति होती है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण। अगला प्रश्न हो जाएगा 57 नंबर की, ल्यूमेन किसका मात्रक है? देखिएगा ये मात्रक पूछ रहा है कि ल्यूमेन किसका एसआई मात्रक है आपको, तो 57 का सी हो जाएगा, ज्योति फ्लक्स का ये मात्रक होता है ल्यूमेन।
अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 58 नंबर की, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता कितनी है। देखिएगा नाइट्रोजन के प्रतिशत पूछ रहा है कि कितना है वायुमंडल में, तो 58 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा 78%। ऐसे 78.09% भी देता है लेकिन 78%। इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है, तो ऑक्सीजन आता है, ठीक है, ऑक्सीजन आता है आपको 21%। और तीसरे नंबर पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितना होता है, ये होता है आपको 0.03%। साथ में इसको भी याद रखेंगे तीनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन पूछ रहा है कि सबसे अधिक होता है, तो 59 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, आपको बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीय आयनन विभव का सही क्रम क्या है। देखिएगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बारे में पूछ रहा है कि द्वितीय आयनन विभव का सही क्रम क्या हो जाएगा, तो 60 का देखिए बी हो जाएगा आपको, ये ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन और कार्बन, ये वाली हो जाएगी, बी आंसर सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 61 नंबर, किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा थायमिन के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है, तो 61 का आपको बी हो जाएगा, बी वन को थायमिन के नाम से जाना जाता है। B3 को आपको ये नियासिन के नाम से जाना जाता है, नियासिन। B2 को राइबोफ्लेविन, ठीक है, B12 को साइनोकाबालामिन, ये सब याद रखेंगे। 62 नंबर प्रश्न है कि RNA का मुख्य कार्य क्या है। देखिएगा 62 कहता है कि RNA का मुख्य कार्य क्या है, तो 62 का आपको बी हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। क्या करता है ये RNA, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 63 नंबर, एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग जो है ना कि किया जाता है, किस में किया जाता है, तो 63 का सी हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त दोनों, यानी कि कपड़ों की छपाई में भी और आग बुझाने में भी, दोनों में आपको उपयोग किया जाता है एल्युमिनियम सल्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है। इसमें कौन सी जो है ना कि संयोजन अभिक्रिया पूछा जा रहा है कि कौन सी है, तो 64 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको दोस्तों सी हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है, 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, यानी कि MgO + H2O रिएक्टेड बाई MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि और जल को अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपको प्राप्त होगा, ठीक है। 4Al + 3O2 रिएक्टेड बाई 2Al2O3 प्राप्त होगा। तो 2 और 3 आपको जो है कि संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 65 नंबर, किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान संख्या 35 है तथा इलेक्ट्रॉन आपको 18 है, तो उस तत्व को में प्रोटॉन की संख्या क्या है, पूछा जा रहा है कि प्रोटॉन की संख्या उसमें क्या हो जाएगी। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपको देखिएगा न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है, यहाँ देखिए प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 18। यहाँ परमाणु द्रव्यमान आपको 35 दे रखा है यहाँ पर, तो हो जाएगा आपको न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या माइनस इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या माइनस इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो क्या हो जाएगा आपको, द्रव्यमान संख्या आपको 35 दिया है, -18 हो जाएगा आपको, तो घटा करके कितना हो जाएगा आपका 17, तो 17 आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो किसमें है, ए में है ऑप्शन, 17 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपको 66 नंबर की, आमों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। आम का जो पीला रंग होता है ना, वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, क्या होता है उसमें, तो 66 का डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी, पर्णपितक यानी कि कैरोटीन के कारण होता है आमों का पीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67 नंबर के, एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है, बर्तन किससे बना हुआ है। देखिएगा यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, दिमाग वाली बात है यहाँ पर कि आपको एक लंबे समय तक आपको बर्तन को हवा के संपर्क में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। यह एक जो है कि आपको हल्की हरी कोटिंग प्राप्त होता है, तो बन के पूछ रहा है कि तो बर्तन किस चीज़ से बना हुआ है, कार्बन, फास्फोरस, लोहा या तांबा। तो हल्की हरी किससे हो जाती है, यानी कि तांबा से बनी हुई है, क्या, तांबा से बनी हुई है। आपको 67 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, तांबा से बनी हुई है। हरा रंग हो जाता है, जैसे कॉपर होता है ना, कॉपर को अगर खुले वायर को, अगर तार को भी, अगर जैसे तार होता है खुले हवा में छोड़ दिया जाता है, तो उस पर जो है ना कि एक हल्का हरे रंग का आपको कोटिंग चढ़ जाता है, कोटिंग हो जाता है, उसी को तो आपको तांबा का रहता है, कि उसको कॉपर ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है, हवा के संपर्क में रहने पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 68 नंबर की, दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षण के दौरान दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा दांतों के डॉक्टर जो उपयोग करते हैं दांत का प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो 68 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं।
ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग जो किया जाता है आपको साइड मिरर के रूप में, गाड़ी में साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 69 नंबर, एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होगा। देखिएगा एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड क्या हो जाएगा, तो 69 का आपको ए हो जाएगा दोस्तों सीधा, क्या हो जाएगा 69 का ए हो जाएगा आपको सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 70 नंबर, कि एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होगी। एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होगी, तो 70 का सी हो जाएगा, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71 नंबर, की निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है। देखिएगा 71 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है, इसमें नियॉन, बेरियम, आर्सेनिक या आयोडीन। इसका आपको दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आर्सेनिक हो जाएगा, ठीक है। आर्सेनिक का आपको परमाणु संख्या आपको 33 होता है, ठीक है। वहीं आपको दोस्तों बेरियम का कितना होता है, तो बेरियम का आपको हो जाएगा आपको 56, ठीक है। आयोडीन का आप पूछ देगा तो आयोडीन का हो जाएगा 53, और नियॉन पूछ देगा तो इसका आप लोग कमेंट में बताएंगे नियॉन का कितना होता है परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 72 नंबर, की HIV का जीन होता है। देखिएगा HIV का जीन होता है तो क्या होता है, SSDNA, DSDNA, SSRNA या DSRNA। तो देखिएगा यहाँ पर दोस्तों 72, तो HIV का देखिएगा 72 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा SSRNA, ठीक है। SSRNA यहाँ पर आपको SS का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो यह भी जान लीजिए आप लोग। SS का मतलब होता है SS का मतलब होता है सिंगल स्टैंडर्ड। क्या होता है, थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा था दोस्तों, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड, ठीक है। SS का मतलब HIV का फुल फॉर्म, ये HIV का फुल फॉर्म होता है आपको ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV का भी फुल फॉर्म आपको लोग याद रखेंगे, कभी कभी पूछ देता है फुल फॉर्म भी, ठीक है। तो HIV का जो जीन जो होता है आपको SSRNA होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 73 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि आपको सत्य है, तो 73 का देखिएगा ए हो जाएगा आपको कि सभी सत्य हैं, ठीक है। CO2 को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल जाना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। CO2 गैस चूने जल को दूधिया कर देता है, ये भी सही है कि CO2 गैस जो है कि चूने जल को दूधिया कर देता है। और CaCO3 को अकेले गर्म करने पर CO2 गैस प्राप्त होती है, ये भी सही है कि CO3 को, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम अकेले गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ये आपको तीनों सत्य हैं, तो आपको इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 74 नंबर, की जल में नमक को घोलने पर प्राप्त होता है। देखिएगा जल को अगर नमक में हम लोग घोलेंगे तो क्या प्राप्त होता है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, यौगिक या पायस से। तो 74 का ए हो जाएगा समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। क्या होता है, समांगी मिश्रण। अगला प्रश्न है आपको 75 नंबर, और आज का अंतिम प्रश्न है कि कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो इसका आपको देखिएगा पढ़ेंगे, लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार, ठीक है। तो आरबीसी का जो आपको स्ट्रक्चर होता है ना, वो आपको गोलाकार ही होता है, सही है ये। पेशी कोशिका तर्कुरूपी, पेशी कोशिका जो तर्कीरूपी यानी कि तर्कुरूपी क्या, मूली के आकार का, इस तरह मूली को कहा जाता है तर्कुरूपी का रूपांतरण है मूली, ये भी साथ साथ आपको याद रखेंगे। तो पेशी कोशिका तर्कुरूपी, ये आपको सही है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 75 का बी हो जाएगा आपको, 1 और 2 दोनों सही है। तो दोस्तों आई होप कि आज का भी सेशन अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और एक लाइक और कमेंट भी करते जाएं ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।